गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला टेस्ट सीरीज के आज के मैराथन के इस वीडियो में। तो मित्रों, कैसे हैं आप लोग और कैसी रही आपकी दिवाली, ज़रूर बताइएगा। सेलिब्रेट अच्छा से किया कि नहीं, अच्छे से मिठाइयाँ खाया कि नहीं। मैंने तो बहुत खाया और बहुत अच्छा से सेलिब्रेट किया। आप लोगों ने भी किया होगा, उम्मीद करता हूँ। और आप सभी ने मेरे व्हाट्सएप पे भेजा था बहुत सारी दिवाली की शुभकामनाएं, और यूट्यूब पर भी इसके लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट्स, और चैनल पर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी के निशान के साथ। तो प्रश्न हमारा स्क्रीन पे है और कह रहा है कि किस ग्रंथ के आदि तथा अंत के पात्रों नहीं है पत्रों है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पात्रों नहीं है पत्रों है। ये आदि और अंत यानी शुरुआत और अंत। किस ग्रंथ के आदि तथा अंत के पत्रों में चार चित्र अपभ्रंश शैली का बताया गया है। मतलब इनमें से एक ग्रंथ है जिसके पहले और आखिरी पत्रों, यानी पत्रों कह रहे हैं पन्नों, ठीक है, पत्रों नहीं है पन्नों है। आखिरी पन्नों में चार चित्रों को, यानी बने चार चित्रों को अपभ्रंश शैली का बताया गया है उस ग्रंथ में। ठीक है, तो मित्रों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे शुरू हो चुका है आज के मैराथन की टेस्ट श्रृंखला दिवाली के बाद। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा पांडव चरित। पांडव चरित नामक ग्रंथ के आदि और अंत के पन्नों में बने जो चार चित्र हैं वो अपभ्रंश शैली के बताए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन क्या कह रहा है कि अपभ्रंश शैली के मानवकृत चेहरे कितने चश्म के बने हैं। अपभ्रंश शैली के जो मानवकृत चेहरे हैं वो 1.25 चश्म के बने हैं, 1.25 चश्म के बने हैं, 1 चश्म का बना है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अपभ्रंश शैली के मानवकृत चश्मे जो हैं, चश्म जो हैं चेहरे, वो मित्रों 1.25 चश्म के बने हैं। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न कह रहा है हमारा अगला, ईरानी फारसी मुगल कला का जन्म स्थान था। ईरानी फारसी जो मुगल कला थी उसका जो जन्म पैलेस था, जन्म स्थान था, वो समरकंद था, हिरात था, दोनों ही था, या इनमें से कोई नहीं। तो बस इतना ही आपसे आशा और उम्मीद रखूँगा कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे और प्यारे से लाइक और शेयर ज़रूर देंगे, और हमारे फेसबुक पेज एएमयू क्लासेस 60 को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो मित्रों, ईरानी फारसी मुगल कला का जन्म स्थान जो था वो ये दोनों ही था, यानी समरकंद और हिरात। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है कि किस शैली में मानव या जीवधारियों को चित्रित करना निषिद्ध था, बैन था। निषिद्ध मतलब क्या कह लीजिए, बैन कह लीजिए, या कह लीजिए मनाही था, या एलाऊ नहीं था। ठीक है, निषिद्ध था यानी बैन था। ठीक है, किस शैली में करना धर्म निषिद्ध था, एक तरह से आप कहेंगे धर्म निषिद्ध था वो उस शैली का। क्या वो पाल शैली में था, अपभ्रंश शैली में, कंपनी शैली में, या मुगल शैली में? तो मित्रों, मुगल शैली में जो है, मुगल शैली के धर्म में मानव और जीवधारियों को चित्रित करना बिल्कुल निषिद्ध था। ठीक है, अगला प्रश्न है किस शैली में चित्र संयोजन सरल रूप से बना है। जो चित्र संयोजन है बिल्कुल सरल रूप से बना है, किस शैली में? ईरानी शैली में बना है, या फिर मुगल शैली में, कांगड़ा शैली में बना है, या फिर अपभ्रंश शैली में?
कौन से शैली में बना है। ठीक है, फॉलो हमारे फेसबुक पेज को जरूर करिए आप लोग, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एएमयू क्लासेस आर्ट। ठीक है, और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ईरानी शैली में। किस शैली में? ईरानी शैली में चित्र संयोजन सरल रूप में बना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है कि मुगल शैली में लेख संयोजन परंपरा किस बादशाह के काल तक रही, उसके बाद समाप्त हो गई। यानी इसमें से एक मुगल बादशाह थे जिनके समय तक लेख संयोजन परंपरा जारी रही, लेकिन उस बादशाह के बाद जब दौर आया किसी का तो वो बिल्कुल समाप्त हो गई, यानी उस बादशाह तक ही सीमित रह गई, फिर उसके बाद समाप्त हो गई। क्या शाहजहां का दौर था वो, जहांगीर का दौर था जब तक रही, अकबर का दौर था, या औरंगजेब का? तो मित्रों, वो दौर था सम्राट अकबर का, जिसमें लेख संयोजन परंपरा बनी रही, उसके बाद जो है समाप्त हो गई। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, उम्मीद करूंगा पूरा देखेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुरुआत में किस बादशाह की सभी 2.25 चश्म की बनी थी। किस बादशाह की सभी 2.25 चश्म की बनी प्रारंभ में, शुरुआत में? जहांगीर की, औरंगजेब की, बाबर की, या फिर अकबर की? तो उम्मीद करता हूं कि ड्रॉप कर रहे होंगे। फटाफट अपने प्रश्नों को ड्रॉप करते रहिए लाइक शेयर के साथ, और देखते हैं आज के मैराथन का बेस्ट किसके सर पे जाता है। तो प्रारंभ में यानी शुरुआत में 2.25 चश्म की सभी जिस बादशाह की बनी थी वो थे अकबर। किसकी बनी थी? अकबर की। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों, मुगल शैली में खड़ी हुई मुद्रा में बादशाहों को क्या लिए हुए दर्शाया गया है? खड़ी हुई मुद्रा में बादशाहों को क्या लिए हुए दर्शाया गया है मुगल शैली में? यानी मुगल शैली में बादशाहों को जो जो चित्र बादशाहों के बने हैं वो भी किस मुद्रा में? खड़ी मुद्रा में, यानी खड़े हुए मुद्रा में बने हुए हैं वो चित्र। तो सवाल यहाँ ये है कि उसमें उन्होंने क्या लिए हुए दर्शाया गया है? तलवार, फूल, पक्षी, या यह सभी? ध्यान से देखिए, फिर अपने प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि मैं पूछना क्या चाहता हूँ प्रश्न में। मुगल शैली की बात कर रहा हूँ, यानी पूरे शैली में मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा यह सभी। पूरे शैली में कुछ बादशाहों ने तलवार लिया, फूल लिया, पक्षी लिया, ठीक है, इसलिए सभी। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का, किस शैली के आरंभिक चित्रों का निर्माण भित्ति चित्र से हुआ है? यानी इसमें से एक शैली है जिनके शुरुआती चित्रों का निर्माण जो है वो भित्ति चित्र से हुआ है। क्या वो मुगल शैली है, राजपूत शैली, ईरानी शैली, या राजस्थानी शैली? मजे हुए प्रश्न हैं, एकदम सुपर प्रश्न है, बस ये जान लीजिए। बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है और अपने प्रश्नों को अपने दिमाग, अपने जहन में एकदम बैठा के रखना है आपको। सही जवाब है इसका मित्रों राजपूत शैली। जो आरंभिक चित्र बने उनका निर्माण भित्ति चित्रों से हुआ है राजपूत शैली में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, मुगल शैली में बड़े आकार के चित्रों का क्या था? बड़े आकार के चित्रों का मुगल शैली में क्या प्रभाव था, अभाव था, दोनों ही था? यानी प्रभाव और अभाव दोनों था, या इनमें से कोई नहीं था? ठीक है, एक लाइन में प्रश्न है,
लेकिन बहुत सॉलिड प्रश्न है कि बड़े आकार के चित्रों का मुगल शैली में क्या था। तो मित्रों, मुगल शैली में जो है अभाव था बड़े चित्रों का। ठीक है, यानी मुगल शैली में बड़े चित्र नहीं बने हुए हैं। ठीक है, कहने का मतलब इस प्रश्न का यही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, किस शैली के एक ग्रंथ में स्त्रियों को उत्तर भारत की वेशभूषा में पहने चित्रित किया गया है। इसमें से कौन सी शैली है जिसके एक ग्रंथ में स्त्रियों को उत्तर भारत की वेशभूषा में पहने चित्रित किया गया है। उत्तर भारत की जो वेशभूषा है बिल्कुल उस तरह से पहनावा करके चित्रित किया गया उस ग्रंथ में, लेकिन किस शैली के ग्रंथ में पूछ रहा है। मुगल शैली या ईरानी शैली, राजपूत शैली या फिर दक्षिणी शैली। ठीक है, किस शैली के ग्रंथ में। तो मित्रों, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है दक्षिणी यानी दक्षिणी शैली, जिसमें आपका अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा आता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का, तारीफ हुसैन शाही नामक ग्रंथ में कितने चित्रों की संख्या है। तारीफ हुसैन शाही ये जो ग्रंथ है इसमें चित्रों की जो संख्या है वो 18 चित्र हैं, 15 चित्र हैं, 12 चित्र हैं या 10 चित्र हैं। आपको मैं बता दूं कि तारीफ हुसैन शाही नामक जो ग्रंथ है वो दक्षिणी शैली के एक राज्य में लिखा हुआ चित्र ग्रंथ है। ठीक है, और इस ग्रंथ में 12 चित्रों का उल्लेख मिलता है, यानी 12 चित्र। इस ग्रंथ में 12 चित्रों का हमें उल्लेख मिलता है बुकों के हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 5 नृत्यांगनाओं का प्रारंभिक चित्र किस शैली का है। 5 नृत्यांगनाओं का जो आरंभिक चित्र है, प्रारंभिक चित्र, वो किस शैली का है। ये चित्र 5 नृत्यांगनाओं का प्रारंभिक चित्र गोलकुंडा शैली का है या अहमदनगर, बीजापुर या इनमें से कोई नहीं। आपको पता ही है ये तीनों के तीनों दक्षिणी शैली के अंतर्गत आते हैं। तीनों राज्य जो है इसी शैली में आते हैं, दक्षिणी शैली में। और उसमें से 5 नृत्यांगनाओं का जो चित्र है वो आपके गोलकुंडा का प्रारंभिक चित्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि सन 1610 से लेकर 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई। 1610 से लेकर 1620 ईस्वी के बीच गोलकुंडा में जो सचित्र पोथी चित्रित की गई, उस सचित्र पोथी यानी उस ग्रंथ का नाम क्या है। क्या उसका नाम नुजुम उल उलूम है, तारीफ ए हुसैन शाही है, तुजुक ए आफसी है या दीवाने हाफिज। ये चारों के चारों ग्रंथ दक्षिणी शैली में ही लिखे गए हैं। किसी अहमदनगर में कोई है, कोई बीजापुर में है, कोई गोलकुंडा में है, हैदराबाद में है। ठीक है, ये चारों किसी न किसी इसमें दक्षिण शैली के राज्य में लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ हमारा सवाल ये है कि हमसे दे भी रखा है कि गोलकुंडा शैली है, 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में। ठीक है, नाम भी दे रखा है गोलकुंडा में। तो वो जो ग्रंथ है उसका नाम है दीवाने हाफिज। क्या नाम है, दीवाने हाफिज। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, दक्षिण शैली के किस शासक ने तुजुक ए आफसी नामक ग्रंथ का लेख
एवं चित्रण अपनी प्रशंसा के लिए करवाया था। तुजुक ए आपसी, ये जो ग्रंथ है इसका लेख और चित्रण अपनी प्रशंसा के लिए, यानी उसमें उसकी उस राजा की प्रशंसा लिखी हुई है। यानी तुजुक ए आपसी ग्रंथ में उस राजा की प्रशंसा, काबिलियत, उसकी अच्छाई को दिखाया लिखा गया है उसमें। वो शासक कौन है जिसकी अच्छाई को लिखा गया उस ग्रंथ में? क्या उसका नाम आसफ शाह है, या उनका नाम मीर निज़ाम है, या नासिर जंग है, या फिर मुजफ्फर जंग है? कमेंट्स करते रहिए फटाफट मित्रों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अभी यहाँ तक आए होंगे तो लाइक और शेयर जरूर देंगे। वीडियो पसंद आया होगा आपको। सही जवाब इसका है मीर निजाम। मीर निजाम ने जो है इस ग्रंथ को लिखवाया था अपनी प्रशंसा में, लेख और चित्रण दोनों। तुजु के आपसी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, दक्षिणी शैली में पक्षियों में सबसे अधिक चित्रण हुआ। दक्षिणी शैली में पक्षियों में सबसे अधिक चित्रण किस पक्षी का हुआ है? मयूर का, यानी मोर जिसको बोलते हैं, तोता का, बाज का, या फिर मैना का? तो दक्षिणी शैली में सबसे अधिक चित्रण मयूर का हुआ है, यानी मोर का हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कौन सी शताब्दी भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शताब्दी के नाम से विख्यात है? सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शताब्दी के नाम से प्रसिद्ध है कौन सी भारतीय शताब्दी भारतीय इतिहास में, यानी इसमें से कौन सी शताब्दी है जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शताब्दी के नाम से विख्यात है, मशहूर है, प्रसिद्ध है? 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, या फिर 18वीं शताब्दी? कौन सी शताब्दी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही सॉलिड प्रश्न है। इसे सही जवाब 15वीं शताब्दी को जो है भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शताब्दी के नाम से जाना जाता है, विख्यात है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस शैली का प्रथम उदाहरण, पहला उदाहरण चित्रित ग्रंथ बसंत विलास है? समझ में आया? यानी इसमें से कौन सी शैली है जिसका फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल जो है वो ग्रंथ है बसंत विलास चित्रित? पहाड़ी शैली का है ये पहला उदाहरण, राजस्थानी शैली का, जयपुर शैली का, या फिर कांगड़ा शैली का? प्रश्न बहुत मजे हुए हैं और पूरी उम्मीद और आशा करता हूँ अपने तरफ से कि आप लोग इस प्रश्नों को पूरे दिल से पूरा वीडियो देखेंगे और बेहतरीन परफॉर्मेंस और प्यारा सा कमेंट्स लाइक देंगे। और इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थानी शैली में, यानी राजस्थानी शैली का पहला उदाहरण जो चित्रित ग्रंथ मिलता है वो बसंत विलास मिलता है, उसके बाद फिर कोई मिलता है। इसलिए इस दिमाग में इस प्रश्न को एकदम बैठा के रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, लौर चंदा नामक ग्रंथ के लेखक के रूप में जाने जाते हैं? लौर चंदा ये ग्रंथ का नाम है और इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? कुतुबन, जयदेव, बिलहड़, या मुल्ला दाऊद? है, एक बात और कहना था कि राजस्थान आरपीएससी का जो पेपर था कला का वो हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो अगर किसी के पास पीडीएफ है, उसका पेपर हो गया हो तो ज़रूर सेंड करेंगे। ग्रेड 1 का जो पेपर हुआ है, अगर राजस्थान से कोई है और पेपर हो गया हो तो उसका पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप पे
ज़रूर सेंड करेंगे, ठीक है। मेरे व्हाट्सअप नंबर यही है, देख लीजिए 8858529779, ठीक है, 9779, यही मेरा नंबर है। इसी पे आपको जो है भेजना है, याद रखिएगा, ठीक है। और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, मुल्ला दाऊद का ये है लिखा हुआ, लॉर्ड चंदा। अगला प्रश्न कह रहा है अलवर अंक 16 का प्रकाशन किया गया था। अलवर अंक 16, इसका प्रकाशन किस सन में किया गया था? 1961 में किया गया था या 1965 में, 1967 में किया गया था या 1970 में? तो अलवर अंक 16 का प्रकाशन जो है 1961 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का। प्रश्न का कहना है कलाकार शाहिद्दीन द्वारा भ्रमर गीत किस सन में चित्रित किया गया? चित्र का नाम है भ्रमर गीत, चित्रकार का नाम भी दे रखा है साहिबदीन। दो क्वेश्चन का प्रश्न तो यहीं पे आपके लिए मिल जाएगा कि भ्रमर गीत को किसने चित्रित किया? साहिबदीन ने। अब सवाल हमारा यहाँ है, ये है किस सन में इसको चित्रित किया गया है? 1650 में या 1655 में, 1659 में या 1660 में, ठीक है। किस सन में? ड्रॉप करिए, फटाफट लाइक करिए और शेयर भी करते रहिएगा। तो मित्रों, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है 1659 में इसको उन्होंने चित्रित किया था, भ्रमर गीत। अगला प्रश्न है राजस्थानी शैली में हाथी के दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया किस चित्रकार ने? यानी राजस्थानी शैली में, अब राजस्थानी शैली की जो भी शैली आ रही हों उसमें हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण करने वाले चित्रकार क्या राम गोपाल थे, नानक राम, राम लखन या उदय राम? ठीक है। अच्छा, किस उपशैली में है? अगर आपको पता है तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा। अच्छी बात है अगर ये जानकारी आपके पास रहेगी तो। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है उदय राम थे। उदय राम के अलावा एक और थे जिनका नाम था मूलचंद। क्या नाम था? मूलचंद। मूलचंद आर उदय राम, यानी ये दोनों ही जो थे हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण करने में माहिर थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान नामक चित्र चित्रित किया, यानी ये जो चित्र है सभी एक साथ, यानी राम सीता भी हैं उसमें लक्ष्मण भी हैं और हनुमान भी हैं, चारों लोग हैं। और इस चित्र को चित्रित करने वाले चित्रकार कौन है? मीर बख्श ने इसको चित्रित किया है, या राम लखन ने, काशी ने, या धीमा ने? ठीक है। तो आज की जो सुपर सीरीज है वो सुपर से भी डुपर है आपके लिए। बस आपको देना है इसमें बेस्ट कितना आपने किया। इसका सही जवाब है मीर बख्श। मीर बख्श ने यह बनाया है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, जनानी महफिल नामक चित्र किस शैली का है? शेखावटी शैली का, उनियार शैली का, अलवर शैली का, या जयपुर शैली का? तो जनानी महफिल नामक चित्र जो है वो उनियारा शैली का चित्र है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का मित्रों कह रहा है, जयपुर शैली की शारीरिक बनावट और वेशभूषा का प्रभाव किस शैली पर है? यानी जयपुर शैली के रंग विधान, शारीरिक बनावट और वेशभूषा जो उस शैली के चित्र में है वो
का प्रभाव और किस शैली पे है, यानी अलवर शैली पे भी उसका प्रभाव रहा, या बूंदी शैली पे, जयपुर शैली पर ही रहा सिर्फ, या उनियार शैली पे। यानी जयपुर का जयपुर पर ही रहा, किसी और का भी प्रभाव रहा इस पे। ठीक है, खैर इसमें ऑप्शन जयपुर नहीं रखना चाहिए था, कुछ और रखना चाहिए था, कांगड़ा रख देना चाहिए था, लेकिन इसका सही जवाब है बूंदी शैली। सॉरी, बूंदी शैली कह रहे हैं, इसका सही जवाब है उनियार शैली। देखिएगा गलती से वो टिक लग गया है, उनियार शैली, डी राइट आंसर है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और सिंधु सभ्यता में काम आने वाला तांबा किस शैली से जाता था? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और सिंधु सभ्यता में तांबे की काफ़ी अच्छी खासी जो है चीज़ें मिली हैं। यहाँ सवाल ये है कि वो तांबा किस शैली से जाता था। क्या वो पहाड़ी शैली से जाता था, कांगड़ा शैली से उस दौर में जाता था, शेखावटी शैली से, या उनियार शैली से? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, और बड़ा ही शानदार है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेस्ट प्रश्न है। मैं चाहूँगा कि इसको एकदम लिख के रखिएगा। इसका सही जवाब है मित्रों कांगड़ा शैली। किस शैली से? कांगड़ा शैली से। ठीक है, बी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न कह रहा है, किस शैली में प्रायः छिन्न चित्र किस शैली में प्रायः बने हैं? राजस्थानी शैली में, या फिर पहाड़ी शैली में, मुगल शैली में, या अपभ्रंश शैली में? किस शैली में प्रायः छिन्न चित्र बने हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका राजस्थानी शैली में। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, किस आधुनिक कलाकार ने मीरा के अभिनय चित्रों की रचना की है? मीरा के अभिनय चित्रों की रचना क्या नंदलाल बोस ने की, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने की, या छितेंद्रनाथ मजूमदार ने की? अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने इस प्रश्न को पढ़ाया है, लेकिन वहाँ नाम कुछ और था, रूप गोस्वामी करके था। क्या था? रूप गोस्वामी। यानी रूप गोस्वामी और मीरा दोनों के अभिनय चित्रों की रचना की थी उस कलाकार ने, और उनका नाम था छितेंद्रनाथ मजूमदार। सेकेंड लास्ट प्रश्न, उसके बाद आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न कह रहा है, तिब्बत की बालिका नामक चित्र के रचनाकार कौन है? तिब्बत की बालिका नामक चित्र को रामकिंकर बैज ने बनाया, या फिर धनराज भगत ने बनाया, देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया, या फिर प्रदोष दास गुप्ता ने आया? यानी कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये सभी तो मूर्तिकार हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मूर्तिकार थे और चित्रकारी भी किया करते थे। ठीक है, तो इसी में से एक चित्रकार जो है, मूर्तिकार ने चित्र भी बनाया, और उस चित्र का नाम है तिब्बत की बालिका, और बनाया देवी प्रसाद राय चौधरी ने। ठीक है, भूटिया औरत इन्होंने ही बनाया है। आखिरी प्रश्न, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है, किस पाश्चात्य कलाकार की ताहिती कला अमृता शेरगिल को सर्वाधिक प्रभावित किया? किस पाश्चात्य कलाकार की ताहिती कला ने अमृता शेरगिल को सबसे अधिक प्रभावित किया था? पॉल गॉगिन की, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, या जॉन कांस्टेबल? आखिरी प्रश्न है, चाहूँगा कि बेहतरीन उत्तर ड्रॉप हो रहा होगा आपका। फाइनल सबमिट से पहले आप आंसर जो है काफ़ी बेस्ट देंगे टोटल प्रश्न में। तो हमारे आखिरी प्रश्न का जो सही जवाब है वो है पॉल गॉगिन। क्या है? पॉल गॉगिन। तो मित्रों, उम्मीद करूंगा कि आज की हमारी बताई गई वीडियो में जो प्रश्न है अच्छे, वो आपको बेहद पसंद आए होंगे। तो लाइक, शेयर और फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करना मत भूलिएगा। और चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी टाइम, लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तब तक के लिए चाहते हैं इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।